नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार ने जाति आधारित जनगणना सर्वेक्षण करवा लिया और उसके आंकड़े भी जारी कर दिए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, निर्णय लिया जाता है कि कांग्रेस शासित सभी राज्यों में जाति आधारित जनगणना होगी। इस जनगणना के क्या लाभ होंगे, ये क्यों करवाई जा रही है, क्या राजनीतिक मंशा है, क्या सामाजिक उत्थान की कोई मंशा है? क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में भी कल बीते रोज मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, उसमें चर्चा की गई है कि हम इसको जाति आधारित सर्वेक्षण को इसको टेक्निकली तौर पे सर्वेक्षण ही कहेंगे क्योंकि जनगणना का जो अधिकार क्षेत्र है वो सेंसस ऑफ इंडिया का आता है और केंद्र सरकार के अधीन है। तो उसको लेके चर्चा हुई है अधिकारियों के साथ, मंत्रिमंडल के साथ कि हिमाचल में भी अब इसको जल्द शुरू करने जा रहे हैं। इसके क्या लाभ होंगे, क्या नुकसान होंगे और कितनी मशीनरी हमारी इसमें इन्वॉल्व होगी। बहुत से पहलू हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आज हम उसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और विचार विभाग के प्रदेशाध्यक्ष हैं विजय पाल सिंह जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी हैं, प प भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर राजेश चांदना जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले विजय पाल जी के पास जाऊँगा कि आखिर कांग्रेस को इतने लंबे समय बाद जाति आधारित सर्वेक्षण या जनगणना की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? और क्या इसके क्या लाभ होंगे हमारे प्रदेश में? जी। नमस्कार राजीव जी, मैं अभी सभी साथियों का स्टूडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में निर्णय लिया है कि कांग्रेस शासित राज्यों में हम जातीय आधार पे जनगणना कराने का काम करेंगे और अभी ये 2 दिन पहले ही बैठक हुई है और क्योंकि सरकार को 360 डिग्री सोचना पड़ता है अगर कोई चीज इम्प्लीमेंट करनी है, उसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो प्रथम चरण की जो डिस्कशन कल की कैबिनेट मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ की होगी। पार्टी स्तर पे भी इस पे चर्चा होगी, प्रदेश कांग्रेस में भी इस पे चर्चा होगी क्योंकि ये पार्टी का एजेंडा है और पार्टी हाईकमान ने निर्णय लिया है और बिहार में तो ये जनगणना हो भी चुकी है। अगर हम पास्ट में जाएं या पूर्व में जाएं तो 1931 में पहली जातीय आधार पे जनगणना हुई थी और उसके बाद 1951 में इसे रोका गया था। उसके बाद केवल जो SC ST हैं उनकी जनगणना के दौरान उनके आंकड़े लिए गए, लेकिन जातीय आधार पे जनगणना नहीं हुई। लेकिन जो हम समझते हैं, जो कांग्रेस पार्टी समझती है कि हम इस वक्त एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जो भारत एक विषमता से भरा सामाजिक दायरा है जहां पर सामाजिक असमानता प्रायः देखने को मिलती है। राजनीतिक लोग तो इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करता है। कोई कहता है मैं OBC का हिमायती हूँ, कोई कहता है मैं जाटों का हिमायती हूँ, कोई बोलता है मैं राजपूतों का नेता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये डेटा सामाजिक उत्थान और संसाधनों का समान तौर पे उसका उपभोग समाज को करवाना है, उस दिशा में इस डेटा को इकट्ठा किया जाए और फिर उस टारगेट समाज को आइडेंटिफाई किया जाए उसको और फिर उसको एक विशेष अधिकार देकर समानता के दायरे में लाया जाए। उस दिशा से तो ये जातिगत जनगणना महत्वपूर्ण है और मैं बताना चाहूंगा कि संविधान में भी इसका प्रावधान है। हमारे संविधान में आर्टिकल 340 कहता है कि अगर सामाजिक विषमता है तो ऐसे समुदाय को आइडेंटिफाई करके आयोग बना के उसको कैसे एक समान दृष्टिकोण में लाना है, समानता का अधिकार उसको देना है, तो उसमें भी उसका प्रोविजन है। तो इसका फायदा जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उसको हम कितनी वो संख्या बल में है वो आइडेंटिफाई होगा तो हम उसके हिसाब से अपनी जो विकासात्मक प्लान्स हैं, डेवलपमेंटल प्लान्स हैं, उसको केंद्रित कर सकते हैं। तो डेटा तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये देश के लिए। लेकिन इसमें जो दिक्कतें
हैं वो ये हैं जिसका खास ख्याल रखने को हमारी कांग्रेस पार्टी भी कहती है, और एक आम जनमानस भी चाहेगा कि इस डेटा का प्रयोग जातिवाद फैलाने के लिए ना किया जाए, और ना ही इस डेटा का प्रयोग किसी को ऊंच नीच या उस भाव से देखने के लिए किया जाए, क्योंकि ये डेटा अगर इकट्ठा हो तो समान विकास और समानता की बात के लिए हो। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आ सकती है कि हमारे यहाँ इतनी जातियां हैं और उसको किस कैटेगरी में रखना है, कैसे रखना है, तो जाति की परिभाषा भी एक परिभाषित हो जाएगी अगर जातिगत गणना होगी। क्योंकि काफी जगह देखा जाता है कि कोई पर्टिकुलर जाति को अगर आप देखें तो हिमाचल में ही ले, सिरमौर जिले में वो अभी हाटी समुदाय में इंक्लूड हो गए रिजर्वेशन में, लेकिन उन्हीं जाति के लोग अगर किसी और क्षेत्र में रह रहे हैं तो वो इंक्लूड नहीं हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भारत में SC ST और जाति विशेष को रिजर्वेशन की बात चली है और आती आई है, तो इस दिशा में अगर उस वर्ग का उत्थान करने के लिए हाँ आपको लेटेस्ट डेटा चाहिए उनके प्रति डेवलपमेंट, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिक प्रयोग किया जाए, ये बताया जाए कि हमने इतने ओबीसी को टिकट दिया, हमने इतने ओबीसी ऐसे किए वैसे किए, तो मुझे लगता है वो इस डेटा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और अगर समानता के लिए इसका प्रयोग किया जाए और विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाए इस डेटा का, तो कोई भी इंफॉर्मेशन राजीव जी बुरी नहीं होती है अगर वो हमारे समाज की विषमता को दूर करे और उसके विकास में सहयोग दे। जी जी डॉक्टर भारद्वाज जी, इस जो डाटा आएगा उसका प्रयोग किया जाएगा विकासात्मक योजनाओं के लिए, लेकिन ऑलरेडी डाटा उपलब्ध है। SC ST OBC और माइनॉरिटी, इनका डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि इन 4 व 5 वर्गों को ही और जनरल कास्ट, इन 5 वर्गों के लिए ही योजनाएं बनती हैं और आरक्षण निर्धारित होते हैं, वो ऑलरेडी चीजें चल रही हैं। वही सवाल ये भी उठता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां एक अपना वोट बैंक बनाने के लिए इस चीज को तो नहीं तैयार करे कि फलां कास्ट के कितने वोट हैं, फलां के कितने, जो कि बिहार में अभी तक जो उन्होंने किया है, जो सार्वजनिक किया है, वो अपने वोट को टारगेट करने के लिए कहीं ये अब कांग्रेस शासित राज्य भी इस दिशा में तो नहीं चल रहे हैं। जी भारद्वाज जी। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको इस नए अवतार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, फ्रॉम प्रिंट मीडिया टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। विजयपाल जी को नमस्कार, प्रवीण जी को नमस्कार, डॉक्टर चांदना जी हैं उनको भी नमस्कार। विजय जी की डेलिब्रेशन में सुन रहा था, और जो जिस बात को लेकर ये कह रहे थे जी कि ये बहुत आवश्यक है, मैं पहले आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। जब ये देश गुलाम था, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने ये कोशिश की इस देश को सदा सदा के लिए गुलाम बनाने के लिए, इस देश को जाति आधार पर तोड़ दो और डिवाइड एंड रूल की जो नीति थी अंग्रेजों की, उसके हिसाब से राज करो, ये उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन उस समय महात्मा गांधी, उस समय कांग्रेस और उस समय के इस देश के बड़े नेताओं के पुरजोर विरोध के बाद ये लोग नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने 1897 से लेके 1947 तक पुरजोर कोशिश की, और अंततः उन्होंने 1931 में ये जातिगत जनगणना शुरू भी की। लेकिन उस समय महात्मा गांधी, कांग्रेस के नेता और जो बड़े नेता थे उस समय के देश के, सबके विरोध के बावजूद जनगणना तो इन लोगों ने कर ली थी अंग्रेजों ने, लेकिन उसको पब्लिक नहीं कर पाए थे। उस समय के जो कांग्रेस के नेता है, मैं कोट करना चाहता हूं आदरणीय विजयपाल जी, उस समय महात्मा गांधी जी ने, कांग्रेस के नेताओं ने, नेहरू गांधी परिवार जो था, उन्होंने कहा था कि ये जो जातिगत जनगणना है ये जहर है। लेकिन आज बड़ी विडंबना है, बड़ी हैरानी मुझे हो रही है, जब बिहार में जातिगत जनगणना की गई, उसका राहुल गांधी जी ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जब कांग्रेस के नेताओं को ये लगता था, इनके जो पूर्वज थे उनको लगता था ये एक जहर है ये जो जातिगत जनगणना है, और आज राहुल गांधी जी और इनको अमृत क्यों लग रहा है? एक पहला प्रश्न मेरा ये है। और दूसरा प्रश्न ये है, ये जो जनगणना की जा रही है ये देश के लिए नहीं की जा रही है,
ये जातिगत जनगणना कांग्रेस वोट के लिए कर रही है। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण क्या है कि मोदी जी ने जब से वो इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जब से मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट पिछले 10 वर्षों से करीब 10 वर्षों से इस देश में राज कर रही है, उन्होंने पॉलिटिकल नैरेटिव्स बदल दिए हैं। बिल्कुल पॉलिटिकल नैरेटिव्स जो हैं वो अब विकास है, वो डेवलपमेंट है। और जो देश में औद्योगिक विकास हो रहा है, देश में हर वर्ग का जो उन्नति हो रही है इस देश में, उसको देखकर ये लगता है कि आने वाले समय में जो नैरेटिव है वो विकास है। विकास के मुद्दों पर चर्चा होती है, विकास के मुद्दे पर मतदाता वोट करता है। इस विकास के मुद्दे को, ये इस बदले हुए नैरेटिव से दुखी होकर कांग्रेस ने एक नया शगुफा इस देश में जोड़ दिया है। जो काम अंग्रेज जब हम गुलाम थे तब नहीं कर पाए, आज आजाद भारत में कांग्रेस फिर से इस देश को जातिगत आधार पर तोड़कर एक नया, मैं कहता हूं कि नया एक डिसास्टर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। क्या आपको 1990-91 का वो याद नहीं है, जिस समय एक मंडल कमीशन आया था इस देश में? कितने युवा, कितने लोग जल गए थे। आज क्या कांग्रेस फिर से उसी बात को दोहराने का प्रयत्न कर रही है? एक विनाशकारी विचार इस देश में लाकर कांग्रेस क्या दर्शाना चाहती है, ये मेरा प्रश्न। जी 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 विजयपाल जी। देखिए राजीव जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। मैंने खुद कहा है कि 1931 में ये जातीय जनगणना हुई थी। अंग्रेज जिस मंशा से जातीय गणना करना चाहते थे और उस वक्त की कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से विरोध किया, उस वक्त हमारे समाज में छुआछूत और ऐसी समस्याएं परम अपने चरम सीमा पर थी। उस समय की दशा व्यवस्था को आज के 21वीं सदी के भारत से कंपेयर नहीं किया जा सकता, मेरा ऐसा मानना है और कांग्रेस पार्टी का ऐसा मानना है। आज हम अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं, शीर्ष पे देश विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। जब हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं तो हम ऐसा नहीं चाहते कि समाज का कोई वर्ग उस विश्व गुरु बनने की परिभाषा से अछूता रह जाए। और ये जो जातीय व्यवस्था है ये हिंदू धर्म क्या सभी धर्मों में है। और ऐसे समय में क्यों ऐसा बोला जाता है कि ये एक तथ्य है कि हिमाचल प्रदेश में इतने प्रतिशत राजपूत है जी, राजपूत मुख्यमंत्री होना चाहिए, इतने प्रतिशत ब्राह्मण है जी, ऐसा होना चाहिए। जब प्रैक्टिकल राजनीति की बात आती है तो जातिवाद, क्षेत्रवाद अपनी चरम पे होके बोलता है। और हम तो कह रहे हैं कि ये जातिवाद और क्षेत्रवाद राजनीति में नहीं होना चाहिए। हम तो इसकी जो परिभाषा है जातीय गणना की, केवल डेवलपमेंटल प्लान्स और सामाजिक उत्थान के लिए करवाना चाहते हैं। क्योंकि जो हम समान विकास की बात करते हैं, ये जग जाहिर है कि अभी भी भारत का कुछ जातियां, कुछ क्षेत्र, कुछ वर्ग पिछड़ा हुआ है। अगर हम उनको आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे कि वो मुख्य धारा से कितने कटे हुए हैं और कितने पिछड़े हुए हैं, तो हम उनके लिए योजनाओं में टारगेटेड प्रावधान कैसे रखेंगे? तो कांग्रेस पार्टी का सिर्फ साफ कहना है कि उस वक्त ये जो जातीय जनगणना थी वो हमारे सामाजिक हितों को नुकसान पहुंचा रही थी। लेकिन आज की डेट में जब हम विश्व गुरु और समान विकास की बात करते हैं और जब हम देखते हैं कि आर्थिक विषमता देखिए इस देश में कितनी है। 25 परिवार ऐसे हैं देश के जो हमारा पूरे रेवेन्यू टैक्स का जनरेशन का 80% उपभोग कर रहे हैं। तो जब इतनी आर्थिक विषमता है, जब इतनी सामाजिक विषमता है और जब हम ऑलरेडी SC, ST और OBC को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वहां पे भी तो राजनीति हो रही है। हम तो कहते हैं वो भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसमें भी राजनीति हो रही है। जब यूपी बिहार के इलेक्शन होते हैं तो कौन बोलता है कि हिंदू के नाम पे वोट मांगो, यादव के नाम पे वोट मांगो, जाट के नाम पे वोट मांगो? तो हम तो साफ कहते हैं कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस उद्देश्य को ना देखा जाए। लेकिन हाँ, अगर समान विकास और सामाजिक उत्थान की बात करनी है तो हमें अपने समाज के, चाहे वो जाति है, चाहे वो कम्युनिटी है, चाहे वो एरिया है,
उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ताकि उनके लिए उस विकास योजनाओं में स्पेशल प्रावधान रख के उनको एट पार लाया जाए उन लोगों के साथ जो अपने विकास की चरम सीमा छूने की बात करते हैं। जी प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। पहले वर्ग आधारित SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल, ठीक है, अब उससे हटके जाति आधारित तौर पे योजनाएं बनेगी। एक नई सोच के साथ कांग्रेस आगे आना चाह रही है। विरोध हर तरफ हो रहा है क्योंकि बिहार के मॉडल को अपनाना चाह रहे हैं ये। इसके क्या लाभ होंगे इनको? राजनीतिक लाभ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक बनाने में तो ये ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है प्रवीण जी कि पंचायतों में एक पंचायत रजिस्टर होता है जिसमें सबकी जाति लिखी होती है, वहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड में सबकी जाति होती है। तो बजाय इतने बड़े सर्वेक्षण में जाने के हम उन्हीं रजिस्टर से एक डाटा जुटा लें, क्योंकि बिहार में देखिए 500 करोड़ खर्चा आया है इस जाति आधारित जनगणना का, और 5 लाख एम्प्लॉय 4 माह तक इस सर्वेक्षण को करते रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में इतना ना तो अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही है कहीं ना कहीं, दूसरी बात यह है कि एम्प्लॉय भी इतने नहीं है, और लोकसभा के जो अभी वोटर लिस्टें बन रही है उन्हीं में कई लोग बिजी हैं और बाकी योजनाएं बहुत होती हैं। जी प्रवीण जी। देखिए, बहुत कड़वे शब्द कह रहा हूं, पर जब तक राहुल गांधी रहेंगे बाकी पार्टियों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि वो धरातल से जुड़े ही नहीं है, और वो जिस तरह से निर्देश देते हैं, और उससे भी बड़ी विडंबना है कि एक प्रदेश का मुखिया उन निर्देशों को सुनता है और उसके आधार के ऊपर अपने निर्णय लेता है। मेरे पास 3 कागज हैं जो आपने कहा था, मैं इनको दिखाना चाह रहा हूं। ये सजरा नस्ब की कॉपी है, और हिमाचल प्रदेश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी जाति के बारे में मालूम नहीं है। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो सिर्फ 1 दिन के पश्चात हिमाचल प्रदेश के अंदर बिना 1 रुपए खर्च किए जातिगत जनगणना हो सकती है। आप सिर्फ पटवारियों को निर्देश देंगे कि अपने गांव के अंदर बताइए कौन से व्यक्ति किस जाति का है। ये जो सजरा नस्ब है, सजरा नस्ब के अंदर एक ब्राह्मण की कास्ट के लोग रखे हैं मैंने, दूसरा मैंने ढाबड़ से एक सजरा नस्ब लिया है तो वहां मुस्लिम्स के हैं, और एक प्लोटा गांव से लिया है, वहां पे राजपूतों का गांव, तो वहां से भी अलग से लिया है। तो उस गांव में अलग अलग से कैटेगरीज हो जाती है। प्रश्न ये नहीं है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जातिगत जनगणना अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि देश में रहने वाले हर व्यक्ति का पता होना चाहिए कि वो इस देश का वासी है और किस कास्ट से है। और ये कड़वा सत्य है कि हमारे देश में जातियां हैं। जब जातियां हैं तो नेचुरली वहां पे जनगणना भी होनी चाहिए कि कौन सी व्यक्ति जाति का है। अब आती है दूसरी बात, सबसे बड़ा जो बवाल खड़ा हुआ था 2 अक्टूबर को राहुल गांधी ने कहा जितनी आबादी उतना हक। मुश्किल वहां से है, मुश्किल ये है कि वो ये चाहते हैं कि हर आबादी को उसके जितनी वो है उसके अनुसार उसका आरक्षण मिले। देखिए, आरक्षण से भी कोई, मुझे नहीं लगता कि जितनी आबादी है उस हिसाब से आरक्षण मिल जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सबसे बड़ी बात है, आरक्षण मिलता है किस लिए? आरक्षण मिलता है एक पर्टिकुलर कास्ट में गरीब लोगों के उत्थान के लिए। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं हालत बताऊं तो 49.5% आरक्षण तो पहले से था। 10% आरक्षण जयराम ठाकुर जी ने पिछली बार सामान्य वर्ग के गरीबों को और दे दिया। हिमाचल प्रदेश में 60% आरक्षण तो है ही है। अब आप सोचिए बचे 40%। अब 40% में कौन आएगा? 40% में काबिल लोग आएंगे, पर काबिल लोगों में भी कोई भी कास्ट का व्यक्ति जो है, चाहे वो SC से है, चाहे वो OBC से है, चाहे वो ST से है, वो भी उसमें आ सकता है। जब वो उसमें आ जाते हैं तो उसके बाद जो है नीचे की कैटेगरीज में हम लोग आरक्षण के नियमों को तय करते हैं। जब ये बिल्कुल क्लियर है कि आप नौकरियों में भी आरक्षित कर चुके हो, काबिल लोगों के लिए आपके पास जगह नहीं बचेगी। आप सिर्फ क्या चाहते हैं? आप पॉलिटिकली बेनिफिट लेने के लिए आप इस पूरे के पूरे मामले को उठा रहे हैं, पर फिर भी राहुल गांधी नहीं समझ रहे हैं। वो उठा तो रहे हैं, परंतु किस मामले को उठा रहे हैं जिसमें बीजेपी पहले से माहिर है। भारतीय जनता पार्टी इस राजनीति को करने की बहुत अच्छे से माहिर है। भारतीय जनता पार्टी में किसी टाइम 31 ब्राह्मण चुनाव लड़ते थे, वो 28 रह गए, उसके बाद 23 रह गए, 18 रह गए, 12 रह गए, अब 7 बच गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि ब्राह्मणों की पॉपुलेशन ये नहीं है, इसलिए वो बाकी कास्टों को मौका दे रहे हैं।
तो जिस फील्ड की बीजेपी मास्टर है, आप उसमें जा रहे हो, आप अपनी चाल तो भूल जाओगे, उनके चक्कर में अपनी चाल भी भूल जाओगे। और जो सबसे बड़ी मुश्किल है, जिसके लिए कांग्रेस बहुत प्रसिद्ध थी कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, अरे भाई आप वही काम करे जा रहे हो। आपने अपने पार्टी को इतने लंबे समय तक यहां तक चलाया और बाद में जाके आप बदनाम होंगे तो जाति पाति के नाम पर बदनाम होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को भी चाहिए कि राहुल गांधी जी की बेसिर पैर बातों के ऊपर जो है वो ध्यान ना दें। एक तो ये है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है, हिमाचल प्रदेश में अगर जातिगत जनगणना करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हुई पड़ी है, जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एक आप आधे घंटे का एक निर्देश जारी कीजिए कि शाम तक मेरे टेबल के ऊपर सारी जातियों की जनगणना की रिपोर्ट दे दीजिए। सारा डाटा ऑनलाइन है, ये बिल्कुल सारी ऑनलाइन है, ये मैंने ऑनलाइन निकाली है। अगर मैं पंचायत रजिस्टर की सारी कमांड तो शिमला में है, सारी शिमला में है। वहीं से प्रिंट निकाल के आ जाएंगे मुख्यमंत्री जी के सामने। अब बिहार में 500 करोड़ रुपए खाए गए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हिमाचल प्रदेश में भी आप 500 करोड़ रुपए खा लें। यहाँ व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है, तो व्यवस्था परिवर्तन में मुझे लग रहा है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आप ठीक है, आपके लीडर ने कहा है, परंतु कहीं ना कहीं आपको भी अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। और जिस चीज के लिए जो पहले विजय जी ने कहा कि हम सारी जातियों का उत्थान करना चाहते हैं, अरे 70 सालों तक आप लोगों ने राज किया, फिर क्यों नहीं आपने उत्थान किया? उसके बाद भी देश के अंदर गरीब क्यों है? जी, और आपको अगर सच में ही सबके उत्थान की बात है, तो बांग्लादेशी जो भारत के अंदर 4 करोड़ है, आप उनकी जनगणना करवाने के नाम पे विरोध क्यों करते हो? करवा लीजिए ना उनकी जनगणना। जी विजय जी दीजिए जवाब दीजिए। अब देखिए, मैंने अपनी जो वक्तव्य दिया था प्रवीण जी, मैंने उसमें बड़ा क्लियर कहा था कि अभी हिमाचल सरकार ने इस पे प्रथम दृष्टया चर्चा की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की व्यवस्था परिवर्तन में विजय जी जब CWC में जब निर्णय ही ले लिया गया है कि चारों कांग्रेस शासित प्रदेश से इसको लागू करेंगे, नहीं, आप राजीव जी मेरी पूरी बात सुनिए। प्रवीण जी को मैंने बड़ी शांति से सुना। ये हमारे राष्ट्रीय नेता पे अटैक कर रहे थे, हमने बड़ी शांति से सुना। ये हमारे प्रदेश के नेता का व्यवस्था परिवर्तन पे बात कर रहे थे, हमने बड़ी शांति से सुना। अब आप हमारी बात सुनिए ना प्रवीण जी, आप भी तो सुनिए। आप विश्लेषक हैं, आपको सुनना भी चाहिए। बोलिए विजय जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी कांग्रेस हाईकमांड ने मुख्यमंत्रियों के भी वहां उपलब्ध थे, उनको ये बोला है कि कांग्रेस शासित राज्यों में जनगणना जातिगत आधार पे होनी चाहिए। कोई भी कांग्रेस भाजपा की भी अगर राष्ट्रीय हाईकमांड ऐसा निर्देश देगा उनके शासित राज्यों में, तो उनके मुख्यमंत्रियों को भी उस लाइन को फॉलो करना पड़ेगा, एक अनुशासित पार्टी का। आप जहां तक बात रही व्यवस्था परिवर्तन की, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री महोदय हाईकमांड के आदेशों का पालन भी करते हैं, खर्चा भी बचाते हैं और जनगणना का डेटा भी उपलब्ध कराते हैं। यही व्यवस्था परिवर्तन होगा प्रवीण जी। जो आप बोल रहे हैं कि पंचायत रजिस्टर में ये जाति है, ये उन्हें भी पता है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे से ज्यादा तजुर्बेकार हैं। तो जो प्रथम दृष्टया चर्चा हुई है, अभी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है ये जनगणना कैसे होगी। और उल्टा मैं कहना चाहूंगा, 10 साल से भाजपा की सरकार है केंद्र में, 2011 की जनगणना के ऊपर हम पूरी विकासात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों जनगणना डेटा पब्लिश नहीं हो रहा है? ये खेद का विषय है देश के लिए। अरे जातिगत जनगणना को तो छोड़ो, आप तो इसको मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन आप जो बेसिक जनगणना है उसका फ्रेश डेटा पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट पब्लिक को। तो वो भी आप फोरकास्ट के बाहर, फोरकास्ट पे आप डेटा लेके चले हुए हैं विकासात्मक कार्यों। तो आप सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के विवेक पे तब टिप्पणी करना जब वो इस पे फर्दर सरकारी निर्णय लेंगे। मेरा ऐसे आपसे आग्रह है। जी, डॉक्टर चांदना जी जुड़े हैं। चांदना जी, जातिगत जनगणना मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पार्टियों के लिए एक डाटा, रेडीमेड डाटा तैयार हो जाएगा कि किस जाति को हमने कैसे टारगेट करके क्या हमें योजना देनी है, कैसे हमने वोट बैंक को बढ़ाना है। मुझे तो यही लग रहा है अभी तक फिलहाल, क्योंकि जो हमारा आरक्षण है, सारी चीजें हैं, वो तो वर्ग आधारित है, SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल। जी चांदना जी। नमस्कार सभी साथियों को। ये जो जातीय जनगणना का मामला है, ये
हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि ये पूर्णतः राजनीतिक प्रयोग के लिए होता है अभी तक। आप देखो, आप डाटा की बात कर रहे हो, पॉलिटिकल जो दल है, बड़े दल, कांग्रेस, भाजपा, इनके पास पहले से ही डाटा मौजूद है। इनको, इनके पास पता रहता है कि हमने टिकट देनी है, किसको देनी है, किसको मंत्री पद देना है, कौन सी जाति से आता है, ये सब पहले से ही इस देश में चलता आ रहा है। और इस देश का दुर्भाग्य है कि हम ये चीज नहीं देखते कि आर्थिक तौर पे हमें देश की जनगणना करनी चाहिए, ताकि जो गरीब पिछड़ा लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कौन सी जाति से, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जो गरीब पिछड़ा है उसका उत्थान कैसे हो। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, पर ये दुर्भाग्य है कि हम अभी भी इसी में फंसे हुए हैं। और एक आंकड़ा मैं और भी बताना चाहूंगा जो किसी भी प्रवक्ता ने नहीं बोला। 2013 में कांग्रेस सरकार ने सेंटर में जातीय जनगणना करवाई थी, और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ 2014 में, और 2015 में अरुण जेटली साहब ने अनाउंस किया था कि इसका डाटा हम सार्वजनिक करेंगे। पर वो डाटा ही अगर हम सार्वजनिक कर देते तब भी हमें पता लग जाता कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, क्योंकि सन 1931 जो भाई साहब ने बताया उस टाइम 52% ओबीसी थे। तो अभी डाटा इनके पास मौजूद है। अब ये राजनीतिक खेल, अब मैं भाजपा का पहले नाम लूंगा। भाजपा का तो सीधा सा है, क्यों वो नहीं चाहते, क्योंकि वो अभी तक इलेक्शन जीतते आ रहे हैं कमंडल की राजनीति से। कमंडल और मंडल, देखिए, जो हम एक तरह से हम ये मंडल की राजनीति है, जो जनगणना आपने देखा 1990 में जो हमारे देश में इतने बच्चों ने सुसाइड किया, बहुत कुछ हुआ, तो भाजपा तो इससे बाहर निकलना नहीं चाहती, वो अभी भी कमंडल की राजनीति करना चाहती है। मैं ये कहता हूं जातिगत जनगणना कराइए, पर वो होनी चाहिए समाज के उत्थान के लिए, ना कि उसका राजनीतिक प्रयोग करने के लिए। सिर्फ इतना ही है, अगर आप सच में गरीब पिछड़ों को उत्थान करना चाहते हो तो उसकी तरफ आप करवाइए और उनका उत्थान कीजिए, उनके लिए स्कीमें लाइए, पॉलिसियां लाइए, रिजर्वेशन भी लाइए। पर अगर आप सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहे हो तो ये बहुत गलत है। जी प्रवीण जी, बिहार में नीतीश और लालू 30 साल से बार बार सत्ता में आ रहे हैं, आज की डेट में वो इकट्ठे हैं। उनको 30 साल से ये तो कभी महसूस नहीं हुआ कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो मुझे लगता है इसका राजनीतिक कहीं ना कहीं लाभ लेने की कोशिश हर दल कर रहा है, और राहुल गांधी भी उनके पीछे पीछे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी विरासत को वो भूल गए हैं कि 1931 में उनकी पार्टी का क्या स्टैंड था, उसके बाद क्या स्टैंड रहा, इंदिरा जी का क्या स्टैंड रहा, राजीव गांधी जी का क्या स्टैंड रहा, तो वो नेहरू जी का क्या स्टैंड रहा, वो भूल गए हैं कहीं ना कहीं। मुझे लग रहा है कि ये एक नया विचार उनके दिमाग में डाल दिया गया। बिल्कुल, मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, चाहे जो मर्जी हो, कांग्रेस ने लंबे समय से देश के ऊपर राज किया है और कांग्रेस ने एक पर्टिकुलर विचार को आगे बढ़ाया है। हो सकता है वर्तमान परिस्थितियों में अतिवादियों को ये पसंद नहीं आया, परंतु उन्होंने एक सेकुलरिज्म का हमेशा दामन थामे रखा और उस चीज के लिए वो लड़े भी हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 27 तो सबसे बड़ी बात है कि वो एक पर्टिकुलर नारे के साथ या कास्टिज्म के नाम पे या धर्म के नाम पे चुनाव नहीं लड़े, उसके बावजूद भी लोगों ने उनको सत्ता दी। मेरा कहने का मतलब यही है, जो कांग्रेस का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, कांग्रेस के नेताओं को उस बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ना नहीं चाहिए। आज इस प्रदेश के जो आरक्षण की बात है वो बहुत सारी हो भी चुकी है, उसके पीछे बहुत सारे लड़े भी हैं, बहुत सारे लोगों को मिला भी है। अगर कहीं कमी है तो उसके बाद वो मिलना भी चाहिए, मैं उस चीज का भी खिलाफ नहीं हूँ। परंतु कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर अगर टूट जाएगा, जो राहुल गांधी जी ने अपने बयानों के पास जो है तोड़ने की कोशिश की है कि जितनी आबादी उतना हक, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये कांग्रेस की मूलभूत विचारधारा से वो हटके सामने आ रहे हैं, क्योंकि यही कांग्रेस नारा लगाती थी, हाँ जात पे ना पात पे हाथ लगेगी मोहर पे, तो मतलब इस पे हाथ पे। तो मेरा कहने का मतलब था कि देखिए कहां फर्क पड़ रहा है, और इसमें मैंने सुक्खू जी का बयान भी पढ़ा है, सुक्खू जी ने भी बिल्कुल ठीक यही कहा है कि हमारे पास ऑलरेडी डाटाज हैं। बिल्कुल, उन्होंने बोला एक सामान्य सर्वेक्षण है, कहा है कि हमारे पास डाटा है। मैं तो पहले जो कह रहा हूं कि राहुल जी ये सिर्फ यहां पे नहीं है, ये लगभग सभी जगहों पे है, ये सभी जगहों पे है। जैसे चाराना जी ने कहा कि जातिवादी की गणना भी जनगणना भी हो चुकी थी, परंतु विजयपाल जी ने कहा कि सेंसिस 2000 कोरोना की वजह से जो 2021 में होनी थी वो हुई नहीं है। और उसके पीछे भी मैं आपको बताता हूं, उसके पीछे भी यही सबसे बड़ी सोच है कि जब जातिगत जनगणना आएगी तो
इन 70 वर्षों में जहां पे हमारे को गरीबों को आरक्षण देना चाहिए था, अब ये आरक्षण धीरे धीरे गरीबों से हटके कहां चला गया हुआ है, जातिवादी के ऊपर चला गया जी। इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? देश को होने वाला है जी। बिल्कुल। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टियां हैं, इनको अपने व्यक्तिगत अहम के बजाय, व्यक्तिगत लाभों के बजाय देश के लाभों के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा भाई साहब। अगर 76 वर्षों के पश्चात भी अगर हम लोग जातिगत जनगणना की बात करेंगे, 76 वर्षों के पास भी हम धर्म की बात करेंगे, फिर देश कहां बचेगा डॉक्टर साहब? यही मेरी बात है। इसी के बाद करता हूं, देश को बचाना इंपॉर्टेंट है, जाति और धर्म को समय का अभाव है। बिल्कुल विजय जी, जरा जल्दी अपनी बात कर समाप्त। देखिए, मेरा फिर ये कहना है कि कोई भी डेटा का अगर सदुपयोग होता है, अगर उसको विकास और उत्थान के लिए यूज किया जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा कभी भी बुरा नहीं होता है। अगर उस डेटा का दुरुपयोग जातिवाद फैलाने के लिए किया जाता है या राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया जाता है, तो सीधी सी बात है कि वो एक गलत मंशा से वो है। तो मेरा विश्लेषक महोदय से भी यही कहना है कि हमने साफ बता दिया है कि हमारा बिल्कुल क्लियर कट है कि आजादी के 70 साल बाद वो भी कह रहे हैं कि समाज के ऐसे लोग कुछ छूट गए हैं जिन पे विकास योजनाओं को केंद्रित करके उनको ऐड पार लाना है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से है, चाहे वो जातीय दृष्टि से। और जो भाजपा हिंदू धर्म की बात करती है, सबसे ज्यादा जातियां तो हिंदू धर्म में, और इनके ही जो लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, वही सबसे ज्यादा जातिवाद हिंदू धर्म के अंदर फैला। भारद्वाज जी टेक्निकली तौर पे है नहीं, तो अभी ये कोई राजनीतिक मंशा, ये जो हम बोल रहे हैं कि जातिगत होना, हमारा सिर्फ बड़ा क्लियर है। हम विकास योजनाओं को, सेंसस तो होनी है, सेंसस तो नहीं हुई है, जनगणना तो होनी है, उसका खर्चा तो होना ही है। कोरोना काल के कारण नहीं हुआ है, जिसके कारण नहीं हुआ, पुराने डेटा पे सारी विकास योजनाएं बन रही हैं। तो जब विकास योजनाएं नए डेटा पे बननी है, नई जनगणना सामने आनी है, तो जाति का डाटा ऑलरेडी पड़ा है, उसी वो डाटा फिर फर्निश होना है। तो हम चाहते हैं कि जाति पता चले कि लोगों को कि कौन कौन सी जातियां किस किस समुदाय की कितना प्रतिनिधित्व ली है। भारद्वाज जी 70-72 साल में भी हमें अभी तक लोगों की जातियों का पता नहीं लग पाया है, और अब कांग्रेस जातियों का पता लगाएगी, जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में पंचायतों के रजिस्टर में सारा डाटा है। ये इसके पीछे राजनीतिक मंशा कोई बड़ी लगती है जी। प्रवीण जी ने बड़ा ठीक विश्लेषण किया है, और थोड़ा सा विजय जी असहज भी हुए थे उससे। लेकिन मुझे एक बात कहनी है कि मैं पहले भी अपनी बात में ये बोल चुका हूं सब कुछ, कि नीतीश कुमार जी ने जातिगत एक जो डाटा लिया, उससे इतने प्रभावित हो गए श्रीमान राहुल गांधी जी कि उन्होंने कहा कि ये को उसको पूरे देश में लागू करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार में जातिगत जनगणना की गई, और बिहार में 30 वर्षों तक जो इस समय के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी या फिर लालू यादव जी, वो पिछड़ी जाति से संबंध रखते हैं। 30 वर्षों तक इनको याद नहीं आया कि जनगणना करनी चाहिए। जी, मैं भी ये सवाल कर चुका हूँ जी। मुझे बड़ी विडंबना इस बात की लग रही है कि जो 30 वर्षों तक बिहार में जिन्होंने राज किया, उनको 30 वर्षों तक पता नहीं लगा कि कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने स्वर्ण हैं, कितने ओबीसी हैं। और ये राजीव जी 10 साल आपने भी उनके साथ सरकार चलाई, आपके सहयोगी। सुनिए विजय जी, जब आप बात कर रहे थे ना, तो मैंने कुछ नहीं बोला ना, मैं बड़े ध्यान से आपकी बात सुन रहा था। बोलिए। लेकिन स्थिति ये हो गई है कि आज जो कह रहे हैं कि जाति आधारित जो योजनाएं तैयार की जाएंगी, क्या उस समय इनको याद नहीं आया 30 वर्षों तक एक जाति आधारित योजनाएं तैयार करनी चाहिए? बीमारू राज्य है बिहार, पूरे देश के जितने राज्य हैं, बिहार के भाई बहन यहाँ आकर मजदूरी का काम करते हैं। क्या कर पाए वो 30 वर्षों तक ये अपने प्रदेश के लिए? एक तो पहला प्रश्न ये है, और दूसरा प्रश्न ये है मित्रों कि असली बात यह है, कांग्रेस लोभ की राजनीति में लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि नैरेटिव मैंने कहा कि बदल गए हैं, देश के नैरेटिव बदलने हैं, विकास की राजनीति है अब। और जैसे औद्योगिकरण हुआ देश का, जैसे देश का जो वैश्विक मान्यता इस देश को मिली है,
देश का स्वाभिमान विश्व स्तर पर कहां पहुंच गया है। इन सब मुद्दों के बाद जातिगत नीतियां जो है गौण हो गई हैं, लेकिन कांग्रेस को पता है, चर्चा को विराम देते हैं। अब चर्चा को विराम देते हैं, समय काफी हमारा आगे निकल गया। आज हम चर्चा कर रहे थे कि जाति आधारित जनगणना क्यों, इसके क्या राजनीतिक लाभ होंगे, क्या सामाजिक लाभ होंगे, क्या वर्गों को जो पिछड़ी जाती हैं उनको आर्थिक लाभ क्या मिलेंगे। समानता की बात करते करते आज हम फिर जाति तक पहुंच गए हैं इतने वर्षों बाद। और ये कार्ड खेला है जहां जातिगत राजनीति जिस राज्य में चलती है, बिहार में नीतीश कुमार ने ये कार्ड खेला है और कांग्रेस भी उस कार्ड में उलझ के रह गई है। राहुल गांधी जी CWC ने अपने चारों कांग्रेस शासित राज्यों को निर्देश दे दिए कि जाति आधारित जनगणना होगी और हिमाचल भी उसी तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन इसका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक कार्ड ही खेला जाएगा इस पे, बाकी तो लाभ मिलने वाला नहीं, क्योंकि डाटा ऑलरेडी हमारे राजस्व रिकॉर्ड में, पंचायत रजिस्ट्रों में सभी जातियों का, हर वर्ग का है, हर किसी का वहां पे डाटा है कि ये फलां व्यक्ति है, इसकी जाति ये है, उपजाति इसकी ये। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।